नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर नंबर 88 लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की ये सीरीज है। मैंने कहा था कि आपके रीट एग्ज़ाम से पहले पूरे 100 टेस्ट कंप्लीट करवा दूंगा, तो बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा साथियों। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी, साथ ही थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसमें भी सेकंड लेवल में साइकोलॉजी के 40 प्रश्न सभी के आएंगे। फर्स्ट लेवल में साइकोलॉजी आएगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है से नाम से भी जाना जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत और मौखिक अधिगम का सिद्धांत। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर बताइएगा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। क्यों कहा जाता है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत? क्योंकि बंडूरा ने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, साथियों इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार बालक दूसरों को देख करके प्रेक्षण के माध्यम से, प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, दूसरों का अवलोकन करता है, उनको प्रेक्षण करता है, मतलब उनको देखता है कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और फिर उनका अनुकरण करके सीखता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि कोई बालक यदि देखता है कि घर में कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति है यदि कोई बीड़ी पी रहा है तो बालक उसका क्या करेगा? प्रेक्षण करेगा, अवलोकन करेगा और फिर उसका अनुकरण करेगा। तो इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत पर। विकल्प 2 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों आपके, अच्छे समायोजन की विशेषता है असहनशीलता, सांवेगिक अस्थिरता, आत्मविश्वास और अनियमित दिनचर्या। तो इनमें से बताइए अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी है? कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 2 में सही है जो कि आपको अच्छे समायोजन की विशेषता लग रहा है? तो प्रश्न संख्या 2 में जो सही उत्तर है वो आपके तीसरा विकल्प है, आत्मविश्वास। बिल्कुल यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है ये एक अच्छे समायोजन की विशेषता है, क्योंकि असहनशीलता नहीं सहनशीलता है, सांवेगिक अस्थिरता नहीं सांवेगिक स्थिरता है और अनियमित दिनचर्या नहीं नियमित दिनचर्या है। तो ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाते हैं प्रश्न 2 में। ओनली तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके तीसरा प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन के द्वारा, केटल के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा और विलियम वुंट के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी वो विलियम वुंट के द्वारा 1879 में की गई थी। साथियों कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। और ज़्यादा अंदर बात करें हम तो जर्मनी में भी लिप्जिग नामक शहर में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। अच्छा, इन्होंने ये जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी इसीलिए इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको? विलियम वुंट को। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आपका फोर्थ विकल्प सही है साथियों। तीसरे प्रश्न में चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाह और तार्किकता। तो प्रश्न संख्या 4 में देखिए स्पेशल प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है। अब से आपको जो भी टेस्ट मिलेगा बिल्कुल क्वालिटी वाला, एग्जाम के अकॉर्डिंग टेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात की जा रही है टोरेंस ने जो सृजनात्मकता परीक्षण दिया है उसमें सृजनात्मकता में देखो लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है और धारा प्रवाहिता भी होती है। ये तीनों ही तत्व मुख्य रूप से सृजनात्मकता के हैं, लेकिन तार्किकता मुख्य रूप से बुद्धि से संबंध है साथियों। किससे संबंधित है? बुद्धि से। अतः बिल्कुल यही आपका विकल्प है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में तार्किकता का मापन नहीं होता है। तो चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक और सामाजिक। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो वीडियो बहुत ही क्वालिटी वाला है, कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को।
यहाँ पर स्प्रेंजर द्वारा दिया गया जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है वो है आपके विकल्प नंबर 2। सुडोल का एक प्रकार का जो व्यक्तित्व है ये स्प्रेंजर ने नहीं दिया था। इन्होंने सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक तीनों ही प्रकार दिए थे। कितने भागों में वर्गीकरण किया था स्प्रेंजर ने? 6 भागों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। तो चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा, मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा, हरमन रोडशा के द्वारा और होल्ट्जमैन के द्वारा। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो इनमें से किसने दिया था? साथियों हरमन रोडशा ने तो रोडशा शहीद अब्बा परीक्षण दिया था, तो ये तो आपका आंसर नहीं है, ना ही होल्ट्जमैन ने दिया था। पहले और दूसरे विकल्प में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इस परीक्षण को कई बार पूछा जा चुका है। तो 6ठे प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम में पठार के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? आवेग, अभिप्रेरणा की कमी, थकान और पुनर्बलन का प्रभाव। तो जो कारक अधिगम में पठार के लिए जिम्मेदार नहीं है उसका कारण आपको बताना है प्रश्न संख्या 7 में। कौन सा सही रहेगा? विकल्पों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों अधिगम में पठार तब उत्पन्न होता है, पुनर्बलन का प्रभाव बिल्कुल ये भी यहाँ पर प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है तो भी अधिगम में पठार आ जाता है, और थकान के कारण भी अधिगम में पठार आ जाता है। मतलब जो आवेग है ये पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। ये अधिगम में पठार के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है साथियों। 7वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है? रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय और स्व बचाव व्यूह रचनाएं। 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पहले इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। रीट एग्जाम 2016 लेवल 1 में इस प्रश्न को पूछा गया था साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। देखो 30-40% तो पुराने एग्जाम में से रिपीट होते हैं प्रश्न। तो 8वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है? तो अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है उनको रक्षात्मक युक्तियों के नाम से जाना जाता है। रक्षात्मक युक्तियां वही समायोजन की जो है प्रत्यक्ष युक्तियां हैं उनको ही रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। जैसे दमन है, जैसे शमन है, जैसे आपके प्रक्षेपण है, जैसे आपके युक्तिकरण है, तादात्मीकरण है, आत्मीकरण है। तो ये सारी चीज़ें साथियों रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है और हम इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? दुश्चिंता से बचने के लिए, मतलब खुद को समायोजित करने के लिए। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है साथियों। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण है, पुनर्बलन है, बहिर्गमन है और स्वतः आपूर्ति है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर होगा? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत की बात की जा रही है। इसमें जो मुख्य कारक है वह कौन सा है साथियों? पुनर्बलन है। क्यों है? क्योंकि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसी को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, यही नाम आते हैं, याद रखिएगा। एक तो साधनात्मक अनुबंधन आएगा एग्जाम में, या नैमित्तिक अनुबंधन आ जाएगा, या कार्यात्मक प्रतिबद्धता आ जाएगा, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन आ जाएगा। गारंटीड है इन 4 के अलावा इस सिद्धांत का अलग नाम नहीं आता है साथियों एग्जाम में। तो इसमें इन्होंने किस पर बल दिया है? पुनर्बलन पर। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता और सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। तो जो संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक नहीं है जीन पियाजे के अनुसार, उसका चयन प्रश्न संख्या 10 में करिएगा।
ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 10वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 संयोजन। संयोजन जैसा कोई भी कारक इन्होंने नहीं बताया है, अतः ये संज्ञानात्मक विकास में अनिवार्य कारक नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग साथियों। तो 10वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। किसमें मदद करता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो 11वें प्रश्न को पढ़ लीजिए, एक बार उत्तर का चुनाव कीजिए। मेरे बताने के बाद उत्तर मत सोचा करो, पहले ही आपको उत्तर सोचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो 11वें प्रश्न का बताओ आपके इनमें से कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक को इनमें से किसमें मदद करेगा साथियों? कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है? तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। बिल्कुल इसका तीसरा ही विकल्प आपके सही है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कैसे करता है? क्योंकि अगर अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान है, मतलब अध्यापक को ये पता है कि कौन सा बालक कैसा है, किस गति से सीखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पाठ योजना का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए तीसरा विकल्प आपके 11वें में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों की भिन्नता, लिंग में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता और पूर्व निर्देशन में भिन्नता। तो 12वें प्रश्न में बताओ यहाँ पर जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है? साथियों 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। लिंग में भिन्नता कोई उपलब्धि नहीं होती है साथियों। अनुभवों में उपलब्धि हो सकती है, रुचियों में उपलब्धि हो सकती है और निर्देशन में उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जैसे कोई लिंग में भिन्नता मतलब कोई पुरुष है तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा, कोई स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी, तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। अतः विकल्प 2 आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, फ्रायड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में, मन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सा मन? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इस प्रकार से इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है संतुलन की, पूर्व अभिव्यक्ति की, संपूर्ण व्यक्ति की और इनमें से सभी की। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? 14वें प्रश्न में विकल्पों को देखें और सही उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। 14वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है यहाँ पर देखिएगा, संतुलन की भी आवश्यकता होती है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, पूर्व अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व की भी। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 15, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है मार्गांतरीकरण करना, बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, पलायन करना और इनमें से सभी। तो देखो जो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है वो किस विकल्प में दे रखी है? मैंने अभी एक क्वेश्चन आया था 2016 वाला, मैंने स्पेशल भी किया था कि भाई इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया था। तो साथियों वहाँ पर जो प्रश्न था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। वहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताया था। अप्रत्यक्ष का मतलब वह रचनाएं साथियों जो हमारे अचेतन से प्रयुक्त होती है, और प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से बाधा को दूर करने का कार्य करे। तो मार्गांतरीकरण करना और पलायन करना ये दोनों तो कैसी है? अप्रत्यक्ष मनोरचना है। जबकि यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, ये प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचनाओं में आता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 है, एनिमिज्म की विशेषता बालक में किस अवधि में होती है?
0 से 18 माह के मध्य, 2 से 5 वर्ष के मध्य, 8 से 12 वर्ष के मध्य और 12 से 16 वर्ष के मध्य। तो एनिमिज्म की विशेषता पूछी गई है प्रश्न संख्या 16 में। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 2 आपके सही रहेगा। एनिमिज्म मतलब होता है स्व केंद्रित। क्या होता है? स्व केंद्रित, मतलब बालक खुद को केंद्रित किस अवस्था में मानता है? 2 से 5 वर्ष के मध्य। तो दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। आपको 3 से 6 वर्ष के मध्य भी ये अवस्था मिल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके लिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 16वें प्रश्न में दूसरा ही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, सहचारी अधिगम का संबंध है प्राचीन अधिगम से, क्रिया प्रसूत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से और 1 व 2 दोनों से। तो इनमें से सहचारी अधिगम का संबंध किससे है? कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है? साथियों, सहचारी अधिगम का संबंध प्राचीन अधिगम और क्रिया प्रसूत अधिगम दोनों से है, अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही रहेगा। जो पावलोव का प्राचीन अनुबंधन है और जो स्किनर का क्रिया प्रसूत है, दोनों ही सहचारी अधिगम से संबंधित है, याद रखना है इसको भी आपको। तो फोर्थ ही विकल्प आपका 17वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, 2 समान भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व कहलाता है उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। 18वें प्रश्न का उत्तर दो भाई, कौन सा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है? एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। तो प्रश्न संख्या 18 में सही उत्तर देखते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें पता ही होना चाहिए। उपागम उपागम क्या होता है, परिहार परिहार क्या होता है, उपागम परिहार क्या होता है और परिहार उपागम क्या होता है। साथियों, जहाँ पर 2 समान, समान मतलब एक जैसी 2, भयोत्पादक मतलब जो डर पैदा करे, उन लक्ष्यों के बीच जो द्वंद्व होता है उनको परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिहार परिहार। जबकि 2 समान इच्छित लक्ष्यों के बीच जो द्वंद्व होता है, इच्छित मतलब जिसको हम चाहते हैं, तो उसको उपागम उपागम द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। तो आपके विकल्प नंबर 2 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है, कैननबार्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है। संवेग की अनुभूति पहले और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। शारीरिक परिवर्तन पहले और संवेग की अनुभूति बाद में होती है और सभी कथन सत्य है। तो जो कैननबार्ड का सिद्धांत है साथियों, इनको कैननबार्ड के द्वारा ही दिया गया है इस सिद्धांत को, और यह सिद्धांत संवेगों से संबंधित सिद्धांत है। और इसमें प्रश्न संख्या 19 में पहला, दूसरा या तीसरा कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है? तो देखो, प्रश्न संख्या 19 में कैननबार्ड सिद्धांत कहता है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20 है, परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना कहलाता है संवरण, भाव प्रबोधन, उद्वेलन और खंडीयन। 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? परिचित, परिचित मतलब वह उद्दीपक जिनको हम जानते हैं, उनके समूह को यदि हम एक इकाई के रूप में संचित करते हैं तो उसको खंडीयन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खंडीयन के नाम से। एनसीईआरटी कक्षा 11 की किताब में साफ साफ दे रखा है ये, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में भी। 20वें में फोर्थ विकल्प ही सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 21 है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो जिज्ञासा, रटना, सृजनात्मक विचार और समस्या समाधान। तो इनमें से जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 21 में कीजिएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 21 में विकल्पों को देखिएगा, जिज्ञासा, रटना, सृजनात्मक विचार और समस्या समाधान। बात की जा रही है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न 21 में करना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, आपके 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, समस्या का समाधान दोनों पूर्णतः प्रतिभाशाली होने का संकेत है। रटना या सृजनात्मक विचार, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो रटना है, रटना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है।
आपके दूसरा विकल्प 21 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों, और कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्न आप 30 में से सही कर पाते हो। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 है। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 120 से 125 की बुद्धि लब्धि, 110 से 115 की बुद्धि लब्धि और 110 से नीचे की बुद्धि लब्धि। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके 22वें में सही है। साथियों, जो बालक अत्युत्कृष्ट होते हैं, अत्युत्कृष्ट अति प्लस उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट, तो साथियों वह बुद्धि लब्धि आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। जो बालक अत्युत्कृष्ट होते हैं वो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि रखते हैं, ऐसा टर्मन का मानना है। साथियों, जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है उसमें प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी बताइए, 140 या इससे अधिक, और प्रतिभाशाली बालकों को ही अति उत्कृष्ट बालक कहा जाता है। तो प्रथम विकल्प 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। 23 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा सही रहेगा आपके 23वें प्रश्न में। तो ब्रिजेज का मानना था कि जो उत्तेजना है साथियों, यह हमारे संवेगात्मक विकास का भाग है, क्योंकि उत्तेजना किस पर आधारित है, संवेगों पर। तो विकल्प 4 आपके 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। साथियों 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा और टर्मन के द्वारा। तो इनमें से जिसने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है साथियों, उसका आपको चयन करना है 24 में। तो राइट आंसर देखते हैं। देखिए, बुद्धि का द्विकारक और बुद्धि का त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत साथियों किसके द्वारा दिए गए हैं, स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। अपने इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने जो 2 कारक बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं, एक तो सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को आप सामान्य तत्व भी कह सकते हो और विशिष्ट कारक को विशिष्ट तत्व भी कह सकते हो। तो 24 में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 है। निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है, लिकर्ट स्केल, ओसगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, द बोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल और इमोशनल कॉमिटेंस स्केल। तो साथियों इनमें से जो अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है वो बताइएगा प्रश्न संख्या 25 में कौन सा सही रहेगा। तो साथियों अभिवृत्ति मापन की विधि इनमें से कौन सी नहीं है, इमोशनल कॉमिटेंस स्केल जो है यह अभिवृत्ति मापन की नहीं बल्कि संवेगों से संबंधित ये विधि है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 25 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 26। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है, जानना, अनुभव करना, इच्छा करना और गति करना। तो जो रुचि का पहलू नहीं है वो आपको बताना है 26 में। साथियों रुचि के पहलुओं में हम जानने को सम्मिलित करते हैं, अनुभव करने को सम्मिलित करते हैं और इच्छा करना को भी सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो गति करना है ये रुचि का नहीं, गति करना मांसपेशियों या फिर जो गामक कौशल है उससे संबंधित है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 26 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 27 पे आएंगे। तो 27वां प्रश्न देखते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्या है। तो ये भावात्मक संकल्पना है, विकासात्मक संकल्पना है, संज्ञानात्मक संकल्पना है और मनोक्रियात्मक संकल्पना है। 27 का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका 27 में सही रहेगा। जो ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। साथियों ये भाव नहीं है ना ही मनोक्रियात्मक, बल्कि ये संज्ञानात्मक योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं,
संज्ञानात्मक योग्यता को। अतः तीसरा विकल्प आपके 27 में सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्रश्न को। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 28 आपसे क्या पूछ रहा है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तार्किक अनुक्रिया तथा मूर्त उदाहरणों में तर्कना कर सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 28 का सही उत्तर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपके 28 में सही रहेगा। देखिए जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। पहले में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। दूसरे में बालक थोड़ा उसका जो संज्ञानात्मक दायरा है वो बढ़ जाता है, लेकिन चिंतन का अभाव होता है। तीसरे में बालक चिंतन तो करता है, लेकिन ठोस वस्तुओं या मूर्त वस्तुओं के प्रति ही चिंतन कर पाता है। और चौथी अवस्था जो है, इसमें साथियों बालक अमूर्त चीज़ों के प्रति भी, जो अमूर्त हैं उनके प्रति भी वो चिंतन कर लेता है। तो यहाँ ठोस के प्रति तर्कना कर रहा है, लेकिन अमूर्त वस्तु पर विचार नहीं कर पा रहा है। तो साथियों इसको संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। विकल्प 3 आपके 28 का सही उत्तर है। चलिए 29 सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कहा है आपसे कम से कम 2 जगह वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो 29वां प्रश्न। ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन और काल्पनिक चिंतन। तो क्या कहा जाता है ऐसे चिंतन को जो समस्या के सही समाधान की ओर निर्देशित होता है। 29 में बताइए साथियों। देखिए समस्या के एक ही सही समाधान की बात की जा रही है, और एक ही सही समाधान अभिसारी चिंतन में किया जाता है साथियों, जिसका संबंध किससे है, बुद्धि से है। तो विकल्प 2 आपके 29 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 30वां और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। त्रुटि नजर आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हालांकि नज़र नहीं आना चाहिए, एक एक प्रश्न को सोच समझ कर बनाया गया है, लेकिन फिर भी लगे तो अंतिम और 30वां प्रश्न कमेंट करके जाना स्कोर का, ठीक है। कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य करता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन और शुक्राणु। तो इनमें से कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य किसके द्वारा किया जाता है साथियों। 30वें और अंतिम प्रश्न का जो सही उत्तर है, कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य जीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जीन के द्वारा। विकल्प 3 आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 88। अब आपके 12 टेस्ट आना और बाकी है साथियों। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।